हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के भौतिकी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन। इस दोनों ही चैप्टर का जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और यह आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि इससे दूसरे को भी फ़ायदा पहुंच सके, है ना। तो आइए, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शीघ्र ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को यदि याद हो तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी क्या है, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी हो जाएगा, है ना। मिट्टी से हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है, चार नियम है। कितना नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस, अच्छा उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है कैसा, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो हम लोग देख रहे हैं तो किनारे की अपेक्षा उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर। तो एफ और आर के बीच में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बाई 2 का, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर से 1 में गुना होगा तो आर होगा, आई इज इक्वल टू एफ में 2 से करेंगे तो 2f होगा, है ना। और ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, आर इज इक्वल टू 2f। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी अगर फोकस दूरी f बराबर कितना है, 1 मीटर। फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। f इज इक्वल टू अगर 1 मीटर है तो कह रहा है कि उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f। तो 1 है तो 1 और f का मान कितना दिया है, 1 मीटर, है ना। तो 1 से 1 कट जाएगा 1 बार में, तो कितना आ गया, 1 डायोप्टर। कितना आया, 1 डायोप्टर प्लस, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है क्या है,
अब अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल जो दर्पण होता है ना ऐसा, ये इसे हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपसारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अभिसारी किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को, है ना, याद रखना है इसको। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो कभी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस में प्राप्त किया जाता है? अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए और बड़ा भी बनना चाहिए, तो वह किस में बनेगा? अवतल दर्पण में। किस में बनेगा? अवतल दर्पण में। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी प्रकार के दर्पण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। अच्छा, ये कोई अवतल दर्पण है और इसमें कोई वस्तु है जो यहाँ पे ध्रुव होगा, है ना, और यहाँ मान लीजिए फोकस है। तो कोई वस्तु है जो ध्रुव और फोकस के क्या है? बीच में। मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, या उसे हम काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक और बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब यह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण मान लीजिए ये है, इस गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है और ये फोकस है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की इस दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध है। क्या संबंध है? एफ बराबर आर बाई 2, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों। तो यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है तो कैसा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण। तभी तो सर्च लाइट को जलाने के बाद किरण क्या होती है? फैलती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है।
तो नाक कान गले की जो रोगी होता है उसको जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बराबर और सीधा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता जिसे हम पी से सूचित करते हैं, तो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की 2 गुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में उल्टा, फोकस दूरी की तिगुनी। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जो क्या है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम है 1/f। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो f बराबर r/2 वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो बटा में 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। r से 1 में गुना किए r इज इक्वल टू 2 से f में करेंगे 2f, तो 2 गुना f का मान कितना है? 20। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। सॉरी, f का मान 10 है, इसीलिए इसमें 10 पुट करने से 2 दाही कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। r इज इक्वल टू कितना है? 28 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी होगी, तो f इज इक्वल टू r/2 होता है। r कितना है? 28/2। 2 से 28 को काटेंगे, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगा, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 रहने देते हैं, और 1 यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर है, इसीलिए हम 1 को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, और बाई में कितना है? 20 सेंटीमीटर। और 20 पंचे 100 होगा, 5 से कम 5 होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, +5 डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होता है, इसलिए इसका क्षमता क्या होगा? +5 डायोप्टर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है। तो एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। कितना है? -5 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी होगी, कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। P इज इक्वल टू 1/f वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। P का वैल्यू कितना है? 5, और इंटू यहाँ 1 है, मीटर में है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, और बाई में f है तो f रहेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 100 में क्या करना होगा? भाग, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? प्लस होगा, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या 32 है, तो r बराबर +32 सेंटीमीटर होगा। तो f बराबर r/2, तो कितना हो जाएगा? 16 +16 सेंटीमीटर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंब का प्रतिबिंब, बिंब वस्तु को कहते हैं, बिंब किसे कहते हैं? वस्तु को। तो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन m का मान क्या है? अगर ऋणात्मक है, मान लेते हैं कि -2 है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति ये होगा, प्रकृति कि वह वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, मतलब कि ऐसा हो, अंदर की तरफ धंसा हो, तो उसे हम कैसा दर्पण कहते हैं? तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता हो, है ना। जैसे ये दर्पण है और अंदर से ये पेंट है, तो बाहर की तरफ से क्या है? वक्रित है, तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण, और जो अंदर की तरफ हो उसे अवतल दर्पण। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के